Hello students, this is Anita Sharma and you are watching Adhyan Adda. Here we are learning chapter 2nd of history, that is India during the struggle period of 1206 AD to 1757 AD. So in previous lecture we have completed the Sultanate period in Delhi, and here we are starting today of Mughal era, that is Mughal period. As we know that Babur was the founder of Mughal dynasty in India. By defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, he established Mughal Empire in India in 1526. So, first of all, let's see who was Babur. Actually, कहाँ से ये आया था, कैसे आया था, कौन था ये, तो ये हम देखते हैं. Actually, Babur was a Turkish Muslim and Timur's descendant. तैमूर पढ़ा है हमने, तैमूर लंग, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, तैमूर लंग और खिज्र खां को जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गया था. यस, तो उसी तैमूर लंग का जो डिसेंडर था वो बाबर था. अलॉन्ग विद हिज कनेक्शन विद चुगताई तुर्किश क्लैन, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्लैन ऑफ मंगोलियन कमांडर इन चीफ चंगेज खान. हिज मदर वॉज चंगेज खान डिसेंडेंट. उसकी मदर जो है वो चंगेज खान की डिसेंडेंट थी. इनिशियली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, Jairuddin Muhammad ascended the throne of Fargana with the title of Badshah. And now let's see, after coming in India, what wars he fought. खानवा बैटल बाबर वर्सेस राणा सांगा हुआ था 1527 में. In this battle in Khanwa, 40 kilometers away from Agra, a battle took place between Babur and Rana Sanga in March 1527. Babur fought this battle using तुलगमा स्ट्रेटेजी एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद. जिहाद जैसा शब्द प्रयोग कर कर बाबर ने ये युद्ध लड़ा था. यू नो वाई? बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपन, हुआ क्या था कि राणा सांगा की जो आर्मी है, राणा सांगा के नेतृत्व के नीचे हिंदू आर्मी ने बाबर की सेना को फर्स्ट अटैक के अंदर बहुत बुरी तरह हराया था. जो खानवा के युद्ध में फर्स्ट अटैक हुआ, यहाँ पर एक बार बाबर की सेना बड़ी अस्त व्यस्त हो गई. सब जो सेना है वो वापस भागने लगी. उसी समय बाबर ने जिहाद नाम से सेना को एक भाषण दिया और उनके अंदर फिर से जोश भरा. उन्होंने कहा कि बाबर ने कहा कि अगर जिंदा रहेंगे तो हम राज्य भोगेंगे और मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे. मर जाएंगे तो हम जो है उस खुदा के बाशिंदे हो जाएंगे, खुदा के पास जाएंगे. और इस तरह जिहाद अर्थात धर्म के नाम पर बाबर ने फिर से अपने सेना में जोश भरा और ये युद्ध जो है यहाँ पर लड़ने फिर से स्टार्ट किया. बाबर एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ गाजी. बाबर ने यहाँ पर गाजी नाम का गाजी एक टाइटल एक्वायर किया था. 1528 में बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी. चंदेरी के मेदिनी राय को भी बाबर ने जो है 1528 में डिफीट कर दिया. उसके बाद 1529 की अगर हम बात करें तो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ गग्गर या बैटल ऑफ घाघरा भी कहते हैं इसे, घाघरा नदी के पास में हुआ था. तो ये 1529 के बैटल ऑफ घाघरा में बाबर ने अफगान को डिफीट किया था. बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज बाबरनामा. बाबरनामा को हम तुज़्क़े बाबरी के नाम से भी जानते हैं, जो टर्किश लैंग्वेज में उसने लिखी थी. उसके बाद जो है इस बुक का पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खान खाना ने. बाबर की डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को और इसे आराम बाग आगरा के अंदर बरीड किया जाता है और एंड लेटर ऑन काबुल, ऐसा कहते हैं कि बाद में उसे काबुल में दफनाया गया. ठीक है, तो यहाँ हमने बाबर को देखा कि किस तरह से बाबर जो है वो फाउंडर रहा मुग़ल एम्पायर का इंडिया के अंदर. हाँ जी, तो बाबर के बाद हम देखते हैं हुमायूं को. ठीक है, तो एक बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच. जस्ट नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ कन्नौज होता है जो बिलग्राम के पास में 1540 में. सेम हुमायूं वर्सेस शेर खान. इन दोनों युद्धों के अंदर बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज में शेर खान के द्वारा हुमायूं डिफीट हो जाता है. After defeated in both the battles, Humayun ran away from there. Okay, and Delhi Sultanate was occupied by शेर शाह. शेर शाह जिसका ओरिजिनल नाम फारिद खान भी है. तो सब करते हैं. हुमायूं ascended
the throne of Delhi for second time on 23rd July 1555. यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है बेटा, जस्ट कंसिडर इट 1555. क्लियर है? यहाँ पर 1 जो है वो मिसप्रिंट हो गया है. ऑन 24 जनवरी 1556 ही डाइड ड्यू टू अ मेजर इंजुरी स्लीपिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ दीनपन्ना. दीनपन्ना हुमायूं की लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से स्लिप हो जाने की वजह से हुमायूं को एक बहुत मेजर इंजरी हुई और इस तरह से हुमायूं जो है वो यहाँ पर हुमायूं की डेथ हो जाती है. उसके बाद हुमायूं के बारे में अगर हम कुछ विशेष देखते हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ट्रस्ट करता था. इसका बिलीव एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी था और इसने 7 डेज के 7 डिफरेंट कलर्स फिक्स करे थे जो वियर करने के लिए कि कौन से डे का कौन सा जो कलर है वो शुभ होता है उस अकॉर्डिंग. एज वी सीन, अभी हमने यहाँ देखा कि 2 युद्ध हुए किसके बीच, शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच. उसके बाद हुमायूं वहाँ से भाग जाता है और वापस आकर अपना राज्य लेता है. तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हुमायूं के राज्य के इन बिटवीन जो है सुर एम्पायर का भी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में यस. तो हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को 1539 और 1540 ऐसे कंटिन्यू 2 बैटल में आया. उसके बाद हुमायूं जो है वो भाग गया. अब क्या होता है, दिल्ली पर जो है सुर एम्पायर एंथ्रोन होता है. तो हमने ये भी देखा कि शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या है बेटा, फारिद खान है. तो ये फारिद खान से शेरशाह कैसे बना, लेट्स सी. तो वंस एन अनार्म्ड फारिद खान किल्ड अ लायन, हेंस ही वाज एडोन द टाइटल. तो शेर खान का क्या मिला था, इसे टाइटल मिला था. किसके द्वारा मिला था, रूलर ऑफ साउथ बिहार फ्रॉम बहार खान से मिला था. क्लियर है? तो इन 1544 शेर खान डिफीटेड मालदेव टू कंट्रोल ऑफ अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़. 1544 में एक युद्ध हुआ मालदेव के बीच और शेरशाह सूरी के बीच. ठीक है? तो यहाँ पर मालदेव को डिफीट करके शेरशाह सूरी जो है अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ को जीत लेता है. बट ये जो बैटल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जो डायलॉग है वो शेरशाह सूरी ने यहाँ कहा है जो हिस्ट्री में बड़ा फेमस है और ये जो है बड़े कंपटीशन एग्जाम्स तक ये पूछा जाता है कि किसका डायलॉग है इस तरह से. Let's see about what that. The above battle was won by शेरशाह by great difficulty. ये जो बैटल है ये जीतते हुए शेरशाह को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा. जब उसने जैता और कुंपा को ब्रेवली लड़ते हुए देखा, देन शेरशाह सूरी क्या कहता है, शेरशाह सूरी said that I had nearly lost the Sultanate of Hindustan for a handful of millet. हैंडफुल ऑफ मिलेट के लिए मैंने क्या किया था, लगभग दिल्ली की सल्तनत जो है वो मैंने खो दी थी. क्योंकि हम ये देखते हैं कि मालदेव से लड़कर क्या मिला, जोधपुर, मेवाड़ और अजमेर. जहाँ पर जनरली जोधपुर, मेवाड़ यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा, बाजरा. क्या होता है, बाजरा. तो जब जैता और कुंपा लड़ रहे थे तो शेरशाह सूरी को बड़ा अंदर से डर लग रहा था कि ये जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, जितना ब्रेवली ये लड़ रहे हैं, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू विन दिस बैटल. तो उसे ये भी लगने लग गया था कि ये बैटल कॉन्कर करना, ये बैटल जीतना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. तो जब ये बैटल जैसे तैसे बड़ा हार्डली, बड़ा डिफ़िकल्टी से जीत तो गया, बट फिर इसने ये कहा कि मतलब इस मारवाड़ की रियासत को जीतने के चक्कर में मैं पूरी हिंदुस्तान की रियासत जो है वो खो सकता था. इन 1545 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कलिंजर शेरशाह डाइड. कलिंजर का बैटल होता है 1545 में और यहाँ जो है शेरशाह की डेथ हो जाती. शेरशाह ने कुछ रिफॉर्मेशंस किए थे. सो लेट्स सी वन बाय वन. ही ऑर्गेनाइज्ड लैंड मेजरमेंट एंड लगान एंड फॉर्म्ड गल्ला बख्श और बताई, अलाक्ष, मुक्ताई एंड कानकूट एंड कैश और जब्ती सिस्टम. दैट ही बिल्ट 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउसेस. बहुत सारे गेस्ट हाउसेस उसने बनाए एंड 4 बिग रोड्स बनाए. जिन बिग रोड्स में द लॉन्गेस्ट रोड वॉज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर. सोनार विलेज से पेशावर तक का सबसे लॉन्गेस्ट रोड था जो आज भी एग्जिस्ट करता है और किस नाम से फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से ये फेमस है. क्लियर है? देन ही रिफॉर्म कॉइन मिंटिंग एंड इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स. कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स जो हैं ये इसने इशूड करे थे. बिल्ट म्यूजियम इन सासाराम लेक दैट इज इन बिहार. तो ये रहे रिफॉर्मेशंस. एंड नाउ लेट्स सी अकबर. The next Mughal empire who enthroned on Delhi's throne was Akbar. Akbar was born in 1542 in Amarkot Fort, Sindh, Pakistan. Clear?
बैरम खान जो है उन्होंने अकबर का कोरोनेशन किया 14 पे 1555 को। अच्छा, अब सेकेंड बैटल जो है पानीपत का, वो अफगान कमांडर हेमू वर्सेस मुगल जो रिप्रेजेंटेटिव किया था, मुगल रिप्रेजेंटेटिव था बैरम खान। तो बैरम खान और अफगान कमांडर हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 को। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हु वाज हेमू, हेमू कौन था? तो हेमू वॉज अ वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर ऑफ बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो था कहाँ का? बिहार का रूलर। इसका बहुत ही कैपेबल कमांडर था हेमू, जो हिंदू था। ही हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस इन 22 बैटल, गेंड द टाइटल ऑफ राजा विक्रमादित्य। उसके बाद इसने जो युद्ध लड़े उसमें से 22 यशस्वी युद्ध हेमू ने लड़े और इसके बाद इसने राजा विक्रमादित्य ये टाइटल अडोन किया था। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स अबाउट अकबर। अकबर ने क्या ऑक्यूपाई किया? तो अकबर ने मालवा फोर्ट, चुनार एंड गोंडवाना जो है फ्रॉम बाज बहादुर से 1562 में ऑक्यूपाई करा। उसके बाद कलिंजर फोर्ट लिया इसने राजा रामचंद्र से। देन मारवाड़ एंड बीकानेर 1570 में अकबर ने अपने अधीन लिए। गुजरात जो है वो मुजफ्फर शाह से और बंगाल जो है वो दाऊद खान से लिया। उसके बाद अहमदनगर पर भी अपना कब्जा जमाया है चांद बीवी से लेकर 1600 एडी में। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सी, अब अकबर के कार्यकाल में एक बहुत महान बड़ा युद्ध लड़ा गया था, दैट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था ये किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल आर्मी, है ना। हम जनरल अगर बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में तो हम कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है ना, जो हम बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं। दो द मेनली अकबर की तरफ से ही लड़ा गया था, बट युद्ध किसके बीच हुआ था? जब हम ये बात करते हैं तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच। जो मुगल आर्मी किसने लीड करी थी? मान सिंह ने, और उसका असिस्टेंट था असफ खान। क्लियर है? अब आपको लगेगा कि ये युद्ध हुआ क्यों था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ये युद्ध के? तो वेल, इस युद्ध के, इस बैटल के 3 ऑब्जेक्टिव थे इस वॉर के। देखिए, सबसे पहले क्या कि अकबर की अगर हम पॉलिसी देखते हैं वन बाय वन, हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्चुअली अकबर की पॉलिसी आती है, बट यहाँ पर जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात आती है तो हम एक छोटी सी इन शॉर्ट देख लेते हैं कि अकबर की पॉलिसी एकदम धार्मिक कट्टरता वाली ना थी, बट देन एंड देन उसको जो इंडिया के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, एक छत्र शासन चाहिए था। इस एक छत्र शासन के लिए उसने क्या किया? राजपूतों से मैत्री करी, इससे मेट्रोमोनियल राजपूतों से मेट्रोमोनियल रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करें और इस तरह से उनको अपने राज्य में राजा का नाम भी रहने दिया, बट जो मेजर ऑल ओवर सॉवरेंटी है वो अकबर की स्वीकार करनी थी, ऐसा अकबर का कंडीशन था। बट महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। अब जब ऐसा नहीं किया तो अकबर ने क्या सोचा कि अगर ये ऐसे नहीं मान रहा है तो इससे वॉर किया जाए। इस वॉर के पीछे अकबर के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि या तो प्रताप को अरेस्ट किया जाए या उसको युद्ध में मार दिया जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका था कि टू मेक हिम टू एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ अकबर। तो अकबर की क्या करी जाए, इसको सॉवरेंटी मतलब पूरा जो एक छत्र शासन है वो अकबर का माने, अपने राज्य में स्वतंत्र रहे, बट फाइनली जो है वो अकबर का एक छत्र शासन मानना इसको कंपलसरी था। अब हल्दी घाटी की बैटल में अकबर का इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाता है और इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को एक तरह से अनिर्णायक युद्ध भी हम कह सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि मुगल जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव में अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है। अकबर डाइड इन 1605
बरीड इन सिकंदरा आगरा। इसका अकबर का जो टॉम है वो बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ही बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अब अकबर ने क्या क्या किया ये देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में 1575 में। उसके बाद इसने दिन इलाही स्टार्ट किया 1582 में। दिन इलाही क्या था? दिन इलाही किसी कोई अलग धर्म नहीं होकर सभी धर्म के जो अच्छे प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो करना, ऐसा दिन इलाही का प्रिंसिपल था अपने आप का। अब ये करने के पीछे अकबर की क्या पॉलिसी थी कि सारे लोग जो हैं वो इससे जुड़े। एक इसको क्रूएल मुस्लिम राजा न मानते हुए, मुगल राजा न मानते हुए, बादशाह न मानते हुए ये सबसे हिंदुस्तान में जुड़ना चाहता था, है ना। चलिए, अब राजा बीरबल जो था वो फर्स्ट हिंदू था जिसने दिन इलाही ज्वाइन करी थी। अबुल फजल जो है दिन इलाही का हेड प्रीस्ट था और अकबर ने एक नया कैलेंडर भी निकाला था जिसका नाम था इलाही एरा। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, अब हम देखते हैं अकबर की राजपूत पॉलिसी, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर की राजपूत पॉलिसी पूछ सकते हैं आपको, जो 4 मार्क्स के लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? देखिए, इस्टेब्लिश्ड सॉवरेंटी ओवर राजपूत थ्रू मैट्रिमोनियल रिलेशंस एंड मैनिफेस्टिंग पावर। ठीक है। देन भारमल जो है वो राजपूत, फर्स्ट राजपूत था जिसने इस अलायंस में अकबर का साथ दिया। मतलब मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस हुए वो सबसे पहले जयपुर के कछवाहा राजवंश का जो भारमल था उसने अकबर के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो हैं अपने फैमिली के स्थापित किए थे, इस्टेब्लिश किए थे। अकबर अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हाई पोस्ट, और इन्होंने ही क्या किया था? मुगलों से दोस्ती करी थी। और इस अकॉर्डिंग मानसिंह, जो अभी अभी हमने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध को मुगल आर्मी को लीड किया है, तो मानसिंह और भगवान दास इन दोनों को हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया। अकबर ने जजिया टैक्स जो है हिंदुओं का मन जीतने के लिए, है ना, राजाओं को सॉवरेंटी एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो राजाओं के लिए कुछ करना भी होगा, हिंदू जनता के लिए कुछ करना भी होगा। तब हिंदू जनता में जो है उनके प्रति रोष नहीं रहकर उनके लिए थोड़ा अटैचमेंट क्रिएट होगा। और इसी बात को चलते 1564 एडी में जजिया टैक्स जो है वो एबोलिश किया अकबर ने। इम्पोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अकबर ने जजिया टैक्स जो है वो कब एबोलिश किया, कौन सा टैक्स एबोलिश किया? तो 1564 में जजिया टैक्स एबोलिश किया। उसके बाद बेटा हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो कैपिटल रही है। पहले पता है हमें दिल्ली कैपिटल थी, तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाया अपना, जो 1569 से 1584 तक रही। उसके बाद इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। किस लिए? तो गुजरात पर इसे बड़ा विजय मिला था अकबर को, और इसी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी जय को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया है गुजरात के अंदर। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मुगल रूलर जहांगीर। जहांगीर का टेन्योर 1605 से 1627 तक है। ठीक है, 1605 में इसने थ्रोन ऑक्यूपाई किया, जो बहुत फेमस पिकॉक थ्रोन है जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, ये जहांगीर ने बनवाया। उसके बाद कंधार जीता, मेहरुनिसा से शादी करी 1611 में, जो नूर महल के नाम से भी इतिहास में फेमस है। उसके बाद ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हैकिन एंड थॉमस रो जो हैं वो इसी के कोर्ट में मिलने आए थे। किस मुगल एम्परर के समय हॉकिंस और थॉमस रो विजिट किया था? ऐसा क्वेश्चन अगर वेरी शॉर्ट में आता है। या फिर जहांगीर के कार्यकाल में, जहांगीर के टेन्योर में किसने विजिट किया था, या हॉकिंस और थॉमस रो ने किसके टेन्योर में हिंदुस्तान विजिट किया था? तो जहांगीर। थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा टॉपिक पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो सिख गुरु अर्जन देव को जो है इन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर की डेथ हो जाती है 1624 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का चाइल्डहुड नेम खुर्रम था। इसने अर्जुमंद बानो, जो मुमताज महल से इतिहास में फेमस है, जिसके लिए ताज महल बनाया गया, आगे चलकर इतिहास में फेमस हुई,
जो असफ खान की डॉटर थी। कब शादी करी? 1612 के अंदर। शाहजहाँ का कोरोनेशन हुआ आगरा के अंदर फेब 1628 में। क्लियर। अब इसने पोर्तुगीज़ को डिफीट किया था हुगली में, है ना, 1632 में। उसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी इसने हराया है। उसके बाद हम बात करते हैं तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया था सक्सेसर वॉर के तहत 1657 एडी में। कहाँ पे? आगरा फोर्ट में। अब शाहजहाँ जो है 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सक्सेशन वॉर जो है वो और ज़ोरों पर होता है। जो शाहजहाँ के बाद औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच एक सक्सेशन वॉर हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन वॉर? यस, उत्तराधिकारी युद्ध, है ना। अब इस शाहजहाँ के चार बेटा, तो चार बेटों में से कौन उत्तराधिकारी बनेगा? क्योंकि मुगल्स में इतना प्रॉपर कोई उत्तराधिकारी का प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं होता था। ठीक है, इनके बीच ऑलमोस्ट हर राजा के बाद में एक सक्सेशन वॉर हुआ है और जो जीत गया, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, वही एंथ्रोन कर लेता है अपने आप को। तो इस प्रकार शाहजहाँ के सन्स में जो सक्सेशन वॉर हुआ, उस सक्सेशन वॉर को बैटल ऑफ धर्मत के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? तो बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच हुआ? दारा शिकोह के बीच और औरंगजेब के बीच हुआ। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस्को बर्नेर और इटालियन ट्रैवलर निकोलो मुनक्की जो है, इन्होंने शाहजहाँ के राज्यकाल को, शाहजहाँ के कार्यकाल को डिस्क्राइब किया है। क्लियर है? नाउ लेट्स सी औरंगजेब। औरंगजेब अकबर की जैसे ही बड़ा, अकबर जो है वो, अकबर थोड़ा लिबरल था और औरंगजेब बहुत कट्टरवादी था। ठीक है, 1658 से 1707 तक औरंगजेब जो है वो दिल्ली में एंथ्रोन रहा। अब औरंगजेब ने मारवाड़ के राठौड्स को असम, कच्छ, बिहार, रंगपुर और कानपुर, यहाँ के राजाओं को ऑलमोस्ट इसने डिफीट किया था। उसके बाद किंग जयसिंह जो है उसे अब डेक्कन का, अर्थात साउथ में डेक्कन एरिया जो है वहाँ का गवर्नर जो है इसने अपॉइंट किया। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है किस किस के बीच? शिवाजी और किंग जयसिंह के बीच। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच होती है? थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके तहत क्या क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 4 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है शिवाजी और किंग जयसिंह के बीच 1665 में। कब होती है? 1665 में। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी शिवाजी ने जो है 23 फोर्ट्स जयसिंह को वापस दिए हैं। शिवाजी गेव, यहाँ विजिट जो है वो स्किप हो गया, तो शिवाजी विजिटेड या शिवाजी गेव अ विजिट टू औरंगजेब्स कोर्ट, ऐसा आपको रीड करना है। क्लियर है? शिवाजी गेव अ विजिट टू औरंगजेब्स कोर्ट बट वॉज डिसीव्ड एंड इम्प्रिजन शिवाजी। पर क्या हुआ? शिवाजी को वहाँ पर डिसीव करके इम्प्रिजन कर लिया गया, मतलब धोखे से बंदी बना लिया गया। इन 1686 औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर। इन 1687 गोलकोंडा औरंगजेब ने जीता है। उसके बाद औरंगजेब बहुत कट्टर मुस्लिम था। इसने हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करने का, अर्थात गिराने का, उद्ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया 1669 में। कब दिया? 1669 में। उसके बाद हिंदू ट्रेडर जितने भी थे, व्यापारी थे, उसके ऊपर 5% का टैक्स जो है वो और इम्पोज कर दिया। झरोका दर्शन और म्यूज़िक अपने राज्य में कम्प्लीटली बंद करा दिया। शाहजहाँ ने झरोका, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, ये सब क्या करते थे? पब्लिक को, आम जनता को अपने झरोकों में से दर्शन देते थे। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुनते थे, तो वो औरंगजेब ने बना कर दिया। और इसके कोर्ट में म्यूज़िक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। औरंगजेब जो हैं वो अहमदनगर में 1707 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब की कट्टरवादिता के कारण इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट बहुत सारी रिवोल्ट्स भी हुई, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट कुछ इस तरह से हैं। जाट रिवोल्ट हुई,
है ना, जाटों ने रिवॉल्यूशन किया 1668 में, उसके बाद सतनामीज़ ने भी किया 1668 में, एंड देन गुरु तेग बहादुर जो हैं इन्होंने भी औरंगजेब के एरिस्टोक्रेटिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया था, मार दिया गया था, उनको डेथ सेंटेंस जो है वो सुना दी गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं मुगल डायनेस्टी जो है इसके औरंगजेब के मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल डायनेस्टी का क्या कंडीशन होता है। तो इट बिकेम वेरी वीक एंड अनएफिशिएंट ड्यू टू वीक सक्सेसर। औरंगजेब के बाद कोई अच्छा सक्सेसर कैलिबर सक्सेसर नहीं होने की वजह से औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी जो है धीरे धीरे वीक होने लगी। 1707 एडी बहादुर शाह, दैट इज़ बहादुर शाह जफर, इसने एंथ्रोन किया अपने आप को। 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने डेप्यूटी जो हैं बहादुर शाह को कोर्ट में भेजा। ठीक है, अब हम देखते हैं मुगल टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एट द मुगल्स। लुक, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ्यूज़न था, अर्थात मिंगल था दोनों का, है ना। दोनों में से जो अच्छी पॉलिसीज़ थी उसको लेकर एक नई पॉलिसी बनाई गई थी। एज यूजुअल एम्परर जो है इसमें भी सुप्रीम होता था, अर्थात मुगल बादशाह जो है वो सुप्रीम था। वकील ई मुतालिक, जिसे वज़ीर कहते हैं, ये सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर होता था राजा के बाद। उसके बाद एक पोस्ट थी सद्रा मीर ए सामा। सद्रा मीर ए सामा किसे कहते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ होता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 15 सूबाज एट द टाइम ऑफ अकबर एंड 21 सूबाज एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। ये जो प्रोविंशियल अर्थात पूरा प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन था, ये 15 सूबाज में डिवाइडेड था। तो अकबर के टाइम जो है ये सूबाज कितने थे, सॉरी 15 थे, है ना, ये सूबाज में डिवाइड था। अकबर के टाइम ये सूबाज जो हैं ये 15 थे और औरंगजेब के टाइम ये बढ़कर 21 हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फौजदार के हाथों में होता था और आर्मी जो है वो मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करी जाती थी और ये जाट और सावर इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड थी। देन इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द मुगल एरा। इस तरह से हमारा क्या हुआ है, मुगल एरा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। क्लियर, तो हमने मुगल एरा कंप्लीट कर दिया एंड सल्तनत टाइम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सल्तनत and Mughals. These both have done in this lecture, and in next lecture we will see that the supporters and the oppositors of the Mughals, है ना। मुगल्स जब इंडिया में थे तो कुछ राजा, जैसे अभी हमने देखा मान सिंह, भारमल, भगवान दास, ये क्या थे, इनके सपोर्टर्स भी थे, इनके फेवर में थे, और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऐसे जो कुछ हुए वो इनके कम्प्लीटली अपोज में थे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन से राजा है, कहाँ कहाँ के हैं और उनका क्या डिटेल्स है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच बेटा।